गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल की लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो सीखा था लेंस की क्षमता के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो भी लेंस से संबंधित है, लेकिन दो पतले लेंस जब आपस में संपर्क में रखे होते हैं, ठीक है, तो उनकी संयोजन की फोकस दूरी कितनी आती है वो हम कैलकुलेट करेंगे आज। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो टॉपिक है आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये आपका टॉपिक है। तो इसमें भी जो हम लेंस लेंगे, दो पतले लेंस लेंगे और वो लेंस होंगे आपके उत्तल लेंस। वो लेंस कौन से होंगे? उत्तल लेंस। अब इसमें जो फॉर्मूला आपका यूज होगा वो कौन सा होगा? आपका लेंस फॉर्मूला यूज होगा। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस लेंस के फॉर्मूले के थ्रू हमें दो लेंसों को संयोजित करके परिणामी फोकस दूरी का मान निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट मान कितना आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक किरण चित्र बनाएंगे। ठीक है, टॉपिक में क्या लिखा हुआ? दो पतले लेंस। दो पतले लेंस बनाओ आप। सबसे पहले ऐसे एक लेंस ये हो गया, इसकी फोकस दूरी है सपोज f1। ठीक है, इसका नाम दे दो जैसे a, पहला लेंस। ऐसे ही एक लेंस और लिया हमने, ये लेंस दे दिया b, इसका नाम क्या दिया? b। इसकी फोकस दूरी कितनी है? सपोज f2। तो दो लेंस हो गए। अब ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों लेंस एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट P, यानी कि संपाती बिंदु बोलते हैं इसको। तो P यहाँ पे क्या है? संपाती, यानी कि जिस बिंदु पे दोनों लेंस टच हो रहे हैं, संपाती बिंदु। ठीक है, तो पहला लेंस ये हो गया A, दूसरा लेंस हो गया B। दोनों को हमने संयोजित कर दिया। अब इसका जो मुख्य अक्ष है वो कहां से गुजरेगा? इस संपाती बिंदु से ही होके गुजरता है, ऐसे। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब संपाती बिंदु P हो गया, f1 इस लेंस की फोकस दूरी हो गई, f2 B लेंस की फोकस दूरी हो गई। ठीक है, अब हम एक एक लेंस की फोकस दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे कि f1 का मान कितना आएगा, f2 का मान कितना आएगा। तो कैसे करेंगे देखो। अब आपको ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, वो उस लेंस के लेफ्ट में रखी जाती है हमेशा, तब जाकर उसका प्रतिबिंब इधर बनता है ना। अब सपोज ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है O, कहां रखा हुआ है? O से कोई भी प्रकाश की किरण जब इस लेंस पे आपतित होती है, इस लेंस पे आपतित हो गई ना, तो यहां से अपवर्तन के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब होता है वो आपका यहां बनता है, इधर की तरफ। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो माना ये प्रतिबिंब है आपका I1, ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। तो विरल से जब सघन में जाती है तो किरण अविलंब की तरफ झुकती है, नहीं झुकती है? तो ये वेंड हो गई अक्ष की तरफ। तो यहाँ पे आपका I1 हो गया, ये फोकस दूरी इसकी कितनी है? f1। अब ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी यहां से? u। ऑब्जेक्ट की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? u से।
यानी कि वस्तु की दूरी को हम किससे करेंगे, u से। और इस लेंस से यानी कि सॉरी यहां तक है ये u, p से लेके O तक। ऐसे ही बिंदु P से लेके I1 की जो दूरी है यहां तक, अब ये I1 माना, यहाँ पे क्या बन रही है आपकी, इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, V1। क्या बन जाएगी आपकी, V1। तो ये केवल A लेंस के लिए है अभी, ठीक है ना। A लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये होगा, इमेज आपकी ये बन जाएगी। तो जहां पे आपका इमेज बनेगा यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है, तो बिंदु P से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, V1। और बिंदु P से यहां तक की दूरी कितनी है ऑब्जेक्ट की, वस्तु की, U। अब U की वैल्यू कैसी होगी आपकी यहां, नेगेटिव, जैसे कि इसमें है, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे हम लेंस फॉर्मूले से, लेंस फॉर्मूला यानी कि लेंस सूत्र से A लेंस के लिए, A लेंस के लिए, तो देखो फॉर्मूला आपका ये है ही, लेंस सूत्र यही है ना। अब इसमें वैल्यू शिफ्ट करनी है, जो भी यहाँ पे नई वैल्यू आई है। तो देखो f की जगह तो क्या रखना है, f1, क्योंकि हमने लेंस की फोकस दूरी क्या मानी है, ये वाली लेंस की f1 मानी है। तो इसमें आप शिफ्ट कर दो, तो 1/, ये कितना हो जाएगा बेटा, f1 बराबर, ये कितना हो गया, ये f1। b क्या होती है आपकी, प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ पे हमने क्या माना है, b का मान b1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/b1। u आपका नेगेटिव में है ये ऑलरेडी, है कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/u। तो एक समीकरण तो ये आ गया बेटा। ये सारा जो काम है वो लेंस फॉर्मूले से हो रहा है। बस हमें दो लेंस लिए, तो पहले हम ए लेंस के बारे में, फोकस दूरी लेंस सूत्र में वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फोकस दूरी का मान, प्रतिबिंब का मान, वस्तु का मान, ठीक है। तो ये केवल आपका ए लेंस के लिए है। अब इसमें हम निकालेंगे वी लेंस के लिए। क्या निकालेंगे, वी लेंस के लिए। तो वी लेंस के लिए क्या होगा, अब देखो ये जो इमेज है यानी कि ये जो प्रतिबिंब बना है I1, पहले वाले लेंस का तो ये प्रतिबिंब था। अब दूसरे वाला लेंस जो V है, इसके लिए ये काम करेगा आभासी वस्तु का। किसका काम करता है ये, वस्तु का। जब यहां से किरण इस पे आपतित होगी आभासी वस्तु की तरह, तो वापस से ये किरण कहां होगी, इसकी इमेज यहीं तो बनाएगी, इधर की तरफ। अब ये वस्तु है बी वाले लेंस के लिए, ठीक है। तो इसकी जो इमेज है सपोज वो बन गई आपकी I, यहां I1 माना था, यहां क्या मान लिया, I। और बिंदु P से यहां तक की दूरी, I की दूरी कितनी हो गई है, B। इसको हम क्या मान लेंगे, B मान लिया ना। फोकस दूरी कितनी है इसकी, f2। फोकस दूरी कितनी हो गई, f2। अब वही मान हम यहां शिफ्ट करेंगे लेंस फॉर्मूले में। तो लेंस सूत्र से वही चीज यहां लिखेंगे, वी लेंस के लिए, वी लेंस के लिए। तो देखो 1/f, f की जगह क्या आएगा, दूसरी लेंस की फोकस दूरी f2, f2 ये ना, तो यहां लिखेंगे 1/f2 बराबर, ठीक है। और ये b क्या है आपकी इमेज है, तो b की जगह तो v लिखेंगे हम। तो b जो माना हमने इमेज बननी है, तो 1/v माइनस, अब देखो u क्या होता है इसमें, वस्तु की दूरी। अब वस्तु हमने कौन सी मानी है, ये वाली, तो वस्तु की u की वैल्यू अब यहां पे कितनी हो जाएगी, b1। तो माइनस 1/, क्या हो जाएगा ये, b1। तो ये आ गया आपका वी लेंस के लिए समीकरण, समीकरण 1 और 2। तो दोनों अलग अलग लेंसों के लिए समीकरण आ गए। अरे बात समझ में, फिर समझो ध्यान से, दो लेंस लिए हमने ए और बी। दो लेंस कौन से हो गए, ए और बी। ए लेंस की फोकस दूरी f1 है, वी लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f2। अब ए लेंस
इसका हम वर्क करेंगे, यानी कि इसके लिए फोकस दूरी का समीकरण हम निकालें लेंस सूत्र की सहायता से। तो वस्तु को हम यहाँ पे रखें, यहाँ से वस्तु जिससे प्रकाश की किरण जिस पे आपतित होती है, तो उसकी जो इमेज होती है वो कहाँ पे बनी, यहाँ पे I1, ठीक है। तो I1 की जो दूरी बिंदु P से है वो कितनी है, B1 मान लिया हमने, यहाँ पे I1 माना इसलिए यहाँ B1 मान लिया। बाकी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु आपकी U दूरी पर रखी हुई है, रखी है ना, तो इसको और इसको, U को और B1 को इस पे शिफ्ट कर दो। तो देखो F की जगह तो क्या ले लेंगे, F1, B की जगह क्या लेंगे, B1, और U एज इट इज है, ये आपका नेगेटिव है कि नहीं। ऐसे ही B लेंस के लिए करें। अब देखना है यहाँ पे कि पहले जो यहाँ पे प्रतिबिंब का काम कर रही थी ये लेंस के लिए, अब वो B लेंस के लिए किसका काम करेगी, वस्तु का। कौन सी वस्तु का, आभासी वस्तु का, ठीक है। तो ये एक वस्तु का काम करेगी B लेंस के लिए। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, U की। U बराबर क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम इस चीज को, U बराबर क्या हो जाएगा, B1, और B बराबर B है ये आपका, ठीक है ना। तो ये तो पहला समीकरण आ गया, ये दूसरा। अब हमें क्या करना है, संयोजन करना है। क्या करना है, संयोजन। तो दोनों लेंसों के समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तभी तो संयोजन निकलेगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों समीकरण को जोड़ दो। तो देखो पहला समीकरण है, लेफ्ट में लेफ्ट वाली टर्म जोड़ो, 1/F1 प्लस 1/F2 जुड़ गया। राइट में राइट जोड़ो, तो पहले लेफ्ट ले लो, 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V1, ये हो गया ना। अब जो कट रहा है ये पॉजिटिव है 1/V1, ये नेगेटिव है, तो इससे ये यहां कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्या बचा, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/V माइनस 1/U, लिख सकते हैं ना। अब देखो 1/V माइनस 1/U किसके इक्वल है, 1/F के, लेंस फॉर्मूले से। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F। और साइड में आप लिख सकते हो, चूंकि 1/V माइनस 1/U बराबर क्या होता है, 1/F होता है, ये होता है ना। अब इसका उभयनिष्ठ फोकस दूरी का समीकरण बना दो। तो देखो ये तो एलसीएम आ जाएगा इसका, यहां लिख सकते हैं इसको 1/F बराबर F1 F2, तो क्या आ जाएगा इसका लघुत्तम आ जाएगा ना। तो ऊपर क्या आएगा, F2 प्लस F1, ये तो हो जाएगा। तो F की वैल्यू क्या आएगी, इसका व्युत्क्रम कर दो, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। तो ये उभयनिष्ठ फोकस दूरी का समीकरण आ गया। क्या आ गया, ये उभयनिष्ठ फोकस दूरी का समीकरण। तो वही चीज हमें निकालनी है कि संपर्क में आपके दो लेंस रखे हुए हैं, और दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल लेंस हैं, ठीक है ना, ए और बी, दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। तो संयोजन की जो फोकस दूरी है वो आपका ये समीकरण आएगा। तो इस तरीके से हम लेंस की फोकस दूरी काउंट कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले ए लेंस की फोकस दूरी निकालनी है आपको 1/F1 लेंस सूत्र की सहायता से, ठीक है ना, और फिर आपको बी लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, दोनों का संयोजन कर देना है। तो इस तरीके से आप ये वर्क यहाँ पे कर सकते हो। तो देख लो, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी नोट्स में भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से करना है जो भी काम है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है।
पूरे में आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है और पोजीशन सेट करनी है कि एफ की जगह क्या रखेंगे पहले लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, वी और यू की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है ना। पहले लेंस की जो इमेज थी वो दूसरे लेंस वी के लिए एक वस्तु का काम करेगी, आभासी वस्तु का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको यहां व्यक्त कर सकते हो। तो ये तो आपकी एक डेरिवेशन हो गई इसमें छोटी सी। तो ये सारा कुछ लेंस फॉर्मूले की सहायता से ही है। अब इसमें जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो थोड़ा इनसे हटके है, वो है आपका प्रिज्म से रिलेटेड। वो किससे संबंधित है? प्रिज्म से संबंधित। तो प्रिज्म से संबंधित जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है ना, उसको हम देखेंगे अभी। तो इसमें एक छोटी सी और है कि यदि जैसे यहाँ पे आपके दो लेंस हैं, कितने हैं? दो लेंस। यदि और ज्यादा लेंस होते तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है और क्षमता कितनी होती है, तो वो समीकरण और निकालना है। तो उसको हम देख लेते हैं क्या आएगा। एक ही लाइन में हो जाएगा वो। तो देखो, जैसे टॉपिक है एक से अधिक पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी तो देखो इसी फॉर्मूले से, जैसे हमारे पास ये समीकरण आया था ना 1/f बराबर 1/f1 + f2, तो ये तो कितने लेंसों का था? दो लेंसों का। अगर आपके n लेंस हो तो n, तो क्या हो जाएगा? तो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + ... 1/fn। मल्टीपल हो गए ना एक से अधिक। तो ये इसकी एक फोकस दूरी का समीकरण ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि लेंस की जो क्षमता होती है वो किसके इक्वल होती है? क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, तो वो होती है P बराबर 1/f, होती है ना, कल पढ़ा था हमने P बराबर 1/f। तो यहाँ पे इसको 1/f को किसके इक्वल मान लेंगे? P के। P 1/f1 किसके इक्वल हो गया? P1 के। ये किसके इक्वल हो जाएगा? P2 के। ये किसके हो जाएगा? P3 के। ऐसे ही सो ऑन Pn। ये एक क्षमता का फॉर्मूला आ गया, ये फोकस दूरी का संयोजन आ गया। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इनको आपको याद रखना है। तो ये जो फॉर्मूला आया है वो आपका लेंस की क्षमता इसी समीकरण से आया है। जो संयोजन की जो फोकस दूरी आई है इसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया कि यदि n लेंस इस तरीके से जुड़े हैं तो फोकस दूरी क्या होगी और उसकी क्षमता कितनी आएगी, लेंस की क्षमता, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है बेटा। अब इसमें ये तो हो गई लेंसों की फोकस दूरी और क्षमता के बारे में। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से समझना है। और प्रिज्म का आपका प्रैक्टिकल भी है, मेजर प्रैक्टिकल जो होता है, तो देखते हैं वो कैसे होता है उसमें। तो देखिए, इसको मैं साफ कर देता हूं पहले। तो देखो, आप लोगों ने प्रिज्म देखा भी होगा और ना तो प्रैक्टिकल होंगे जब तो देख ही लोगे, अगर होगा किसी के पास तो अगला है प्रिज्म।
ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म का मतलब होता है कि एक सरफेस होती है कांच से बनी हुई जो समान एंगल पे, यानी कि दो अपवर्तक सतह हो गई है इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो एंगल है ये समान है, यानी कि समान एंगल पे ये जो सतह होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? संयोजित होती हैं। जैसे कांच का बना होता है ये पूरा, ठीक है। तो इस तरीके की कांच की बनी सरफेस को हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। ये भी एक अपवर्तक सतह है, ये भी अपवर्तक सतह है। ऐसे एंगल की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि प्रिज्म कोण का जो मान होता है वो कितना होता है आपका? 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो समान एंगल पे तो ये दो अपवर्तक सतहें अगर आपकी जुड़ी होती हैं तो इस तरीके की कांच की जो सरफेस बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर को प्रिज्म बोलेंगे। अब इस प्रिज्म के थ्रू आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि जब कोई आपकी किरण इसमें आपतित होती है सरफेस पे तो उसमें कितना विचलन कोण का मान आता है, यानी कि विचलन कोण की समीकरण ज्ञात करनी है। अभी देखेंगे क्या है वो, ठीक है। तो सीधी सी ही इसकी एक परिभाषा आप लिख सकते हो, ऐसा कांच का पारदर्शी माध्यम, ऐसा कांच का पारदर्शी माध्यम ऐसा कांच का पारदर्शी माध्यम जो समान कोण पर दो अपवर्तक सतहों से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसे प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक परिभाषा है सीधी सी। तो इसमें ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण को हम व्यक्त करते हैं ए से। इससे व्यक्त करते हैं ए से, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो ये तो प्रिज्म की एक परिभाषा हो गई प्रिज्म के बारे में। अब हमें यहाँ पे विचलन कोण के बारे में पता करना है। तो पहले आप एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं कि उसमें कैसे कैसे अपवर्तन होगा उसको समझो। जैसे ये कोई आपका एक प्रिज्म है, ठीक है। ये वाला जो कोण है वो हो गया ए, यानी कि प्रिज्म कोण कहलाएगा। प्रिज्म कोण का मान कितना बताया मैंने? 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि 60 डिग्री कोण पे ये ऐसे आपके जुड़े होते हैं दो अपवर्तक सतह एक दूसरे से, परिभाषा के अनुसार। अब ये भी एक अपवर्तक सतह है, ये भी एक अपवर्तक सतह है, यानी दोनों सतह कैसी हो गई आपकी? कांच की बन गई, बनी नहीं बनी? अब यहां से कोई भी एक लाइट है कि किरण है वो इस पे आपतित होती है, ऐसे ऐसे आपतित होगी। इसको मान लो बिंदु O, इसको मान लो बिंदु P। OP एक क्या बन गई आपकी? आपतित किरण बन गई। P बिंदु ये है। अब जैसे ही ये आपतित किरण प्रकाश की किरण, इसको नाम दे दो ABC। AB अपवर्तक सतह पर आपतित होती है। तो ये इधर कौन सा माध्यम है आपका? विरल माध्यम, वायु है। कांच कैसा होता है? सघन माध्यम होता है,
होता नहीं होता है। अब यहां पे हम क्या करें, अपवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए एक नॉर्मल खींच देते हैं ना कि अविलंब। ये क्या है, एक अविलंब है, इसको नाम दे दिया एन एंड एस। क्या नाम दे दिया, एन एंड एस। तो क्या होगा बताओ, अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका मतलब इसका जो मुख्य मार्ग है वो तो ये है, मुख्य मार्ग तो यही तो है। अब ये इधर की तरफ झुकेगी तो इसका मतलब इस तरीके से झुक गई ना। अब ये अविलंब है एन एंड एस, और ये कौन सा है, आपकी आपतित किरण है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कौन सा होगा, आई, आपतन कोण होगा नहीं होगा। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में कौन सा कोण होगा, यहां इसको R1 मान लो, R से तो व्यक्त करते हैं। अब ये किरण सीधी इस पे आपतित होगी, अब यहां से भी इसका दोबारा अपवर्तन होगा, क्योंकि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक अविलंब यहाँ पे हम बना सकते हैं इसे। ये सपोज 90 डिग्री पे एक अविलंब है, ये एन डैश है, इसको एन डबल डैश मान लो। अब अविलंब और ये आपकी एक दोबारा से कौन सी किरण हो गई, ये इसके अंदर की किरण है, अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे ये कोण कौन सा होगा आपका, R2 मान लो इसको, ये R1 है, ये R2 है। अब जब किरण सघन से वापस से विरल में जाती है तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी, इसका मतलब नीचे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपका O, ये पॉइंट P, ये पॉइंट मान लो Q, और ये मान लो आप R, ठीक है, P Q R। सबसे पहले हमने एक OP किरण ली जो कि बिंदु P पर आपतित होती है। यहाँ पे ये एन डैश क्या है, एन एंड डैश अविलंब है। यहाँ से ये विरल से जो सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है थोड़ी सी। इसका मुख्य मार्ग तो ये है कि नहीं है, इधर झुक गई तो यहाँ पे कोण हो गया R1, और जब ये बाहर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब ये कोण हो गया R2। अब सघन से कहाँ जा रही है, ये विरल में, थोड़ा सा ध्यान देने की वाली बात है। अब यहाँ पे यो एंगल बनेगा आपका ये वाला एंगल, ये कौन सा कोण बन जाएगा आपका, निर्गत कोण E। कौन सा कोण बनेगा, ये निर्गत कोण E, बाहर की तरफ जो जा रही है, ठीक है ना। अब हमें इसमें एक विचलन कोण को और प्रदर्शित करना है। किसको प्रदर्शित करना है, विचलन कोण को। तो सीधी सी परिभाषा है उसकी, पहले लिख लो यहाँ पे, विचलन कोण। विचलन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं डेल के साइन से। विचलन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल से। तो यहां लिखेंगे आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये इसकी एक सीधी सी परिभाषा है, आपतित किरण एवं विचलन, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहते हैं और डेल से व्यक्त करते हैं। अब देखो, अब इसको निरूपित कहां पे करेंगे हम, O से लेके ये P वाली ये देखा है, ये आपतित किरण ये ना सीधी जा रही है, जा रही है ना, और Q से लेके R ये आपकी निर्गत है। तो आपतित किरण को तुमने आगे बढ़ाया ऐसे, और निर्गत को पीछे की तरफ बढ़ा दो, ऐसे ऐसे बढ़ा दो, बढ़ा दिया ना। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको रिप्रेजेंट करो डेल से। आई बात समझ में, यानी कि आपतित किरण तो ये हो गई, निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया, तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला, ये कौन सा हो गया, डेल। तो इतना विचलन हो रहा है, पहले किरण ऐसे जा रही है उधर, इतना मुड़ गई वो नीचे की तरफ, ठीक है ना।
अब ये डेल है तो इसके ये वाला एक त्रिभुज बन गया ओ, इसको नाम दे दो जैसे टी, पी टी क्यू, एक त्रिभुज बन गया ना इसमें। तो त्रिभुज पी टी क्यू में ये तो बहिष कोण हो गया डेल, तो इसके अंदर के जो कोण है इसको नाम दे दो डेल वन, इसको नाम दे दो आप डेल टू। बहिष कोण है वो तो डेल, तो अंतर्भूमि कोण कौन से हो गए, डेल वन और डेल टू। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, डेरिवेशन तो बाद की बात है, ये आना चाहिए कि कैसे कैसे कोण कहाँ कहाँ बनेंगे, ठीक है ना। जब ये चीज आपके सामने आ जाएंगी स्पष्ट रूप से तब आप किसकी डेरिवेशन कर सकते हो। अब वो डेरिवेशन आप कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। तो चित्र आना जरूरी है समझ में, कोशिश करना घर पे बनाने की, ठीक है ना। कौन कौन से मान लिए कैसे कैसे लिए तो उनको आप कोशिश करना। तो देखो जब आपका चित्र बन गया, अब इसमें करना क्या है, तो यहां लिखेंगे चित्र ज्यामिति से यहां पे एक चतुर्भुज बन रहा है ए पी एंड एस क्यू बन रहा है ना ऐसे, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए पी एंड एस क्यू में चारों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना चतुर्भुज में। तो कौन कौन से एंगल बने इसमें, कोण ए ऐसे लिख सकते हो आप, कोण पी यू नो अभिलंब खींचा हमने, तो क्या बन गया कोण ए पी एंड एस, तो पी बीच में आ जाएगा, इसको ऐसे निरूपित करो ए पी एंड एस, यानी कि जहां पे एंगल है उसको मिड में यानी कि सेंटर में व्यक्त कर दो। अगला कौन सा बना, पी एंड एस क्यू, पी एंड एस क्यू, और चौथा कौन सा हो गया एंड एस क्यू ए, कोण एंड एस क्यू ए बराबर 360। कोण ए तो ये हो ही गया, ठीक है ना। इसको कोण डायरेक्ट कोण पी भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक बना कर देखा कि ए पी एंड एस ऐसे बन रहा है। अब देखो पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे हमने अभिलंब खींचा था ना यहाँ पे, तो ये दोनों के मान कितने कितने हो जाएंगे 90-90 डिग्री अभिलंब के होने की वजह से। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए प्लस, तो कोण पी पे 90 डिग्री है और कोण क्यू पे भी 90 डिग्री है। बचा हुआ मान यहां लिख दो। यहाँ पे हमने अभिलंब खींचा था ना ये, इसका मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, और इसको हमने मान रख दिए। अब इनको सॉल्व कर लो, तो कोण ए प्लस कोण पी एंड एस क्यू बराबर 90 और 90 कितने हो गए 180, 180 को इधर ले जाओ, तो 360 माइनस 180, तो कितना बचा, कोण ए प्लस पी एंड एस क्यू बराबर 180 डिग्री। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। तो ये बन गया आपका, यहां पे 90 यहां पे 90, ठीक है। 90 और 90 ये कितना हो गया 180 हो गया, 180 का पक्षांतरण कर दिया, तो 360 में से 180 गई तो कितना बचा 180। तो पहले तो ये स्टेप आने चाहिए, ठीक है ना, इतने स्टेप आएंगे। अब हमें क्या करना है, लिखेंगे चित्र ज्यामिति से इसमें एक त्रिभुज बन रहा है P एंड एस Q बना हुआ है ना, P एंड एस Q, क्या लिखेंगे त्रिभुज P एंड एस Q में तो देखो यहाँ पे तो कोण कितना है R1, यहाँ कितना है R2, यहाँ कितना है कोण एंड एस, ये तो हो गया ना, इसके तो नाम दे लो। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कोण R1
कोण R2 और कोण हो जाएगा P एंड एस Q, यानी कि एंड एस हो जाएगा P एंड एस Q। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मैंने यहां लिख दिया। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2 लिख दिया। और ये देख लो आप इस तरीके से। तो त्रिभुज P एंड एस Q में एक तो कोण हो गया R1, एक हो गया R2, एक हो गया एंड एस। वहां पे कोई नाम नहीं है तो एंड एस लिख दिया। तीनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, राइट वाला जो पार्ट है वो बराबर एक दूसरे के 180 180 मान है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल इसको रख दें या इसके इक्वल इसको रख दें। तो यहां रखेंगे समीकरण 1 व 2 से तो क्या होगा, कोण ए कोण P एंड एस Q बराबर यह आ जाएगा कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण P एंड एस Q। ये तो आ गया। अब जो कट रहा उसको काट दो, तो ये इससे कट जाएगा, सेम एंगल हो गए ना। तो लास्ट रिजल्ट क्या बचा, यानी कि कोण ए का जो मान है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए का जो मान है वो किसके बराबर आया, R1 और R2 के प्लस में बराबर आया। ए का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 के। आ गया नहीं आ गया? इसको मान लो समीकरण नंबर 3, यानी कि कोण ए का जो मान है वो R1 और R2 के योग के बराबर आ गया, प्रिज्म कोण का जो मान है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें हमें क्या करना है, यहां पे हमें डेल का मान निकालना है। तो दो मान आ गए हमारे पास, एक तो ए का मान आ गया, ठीक है, और ये मान आए हुए हैं ऊपर नीचे, तो इनसे हमने ये मान निकाल दिया। अब हमें करना क्या है, इस डेल का मान निकालना है। आपको ये बताया कि त्रिभुज के बहिष्कोण का जो मान होता है डेल का, वो अंतराभिमुखी कोणों के योग के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे दोबारा से, चित्र ज्यामिति से बहिष्कोण डेल अंतराभिमुखी कोणों के योग के बराबर होगा। तो देखो बहिष्कोण कौन सा है, डेल, और अंतर्भिमुखी कोण कौन से हो गए, डेल 1 और डेल 2, ये हो गए ना इस त्रिभुज में। तो यहां लिख सकते हैं डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2, इसको मानो समीकरण नंबर 4। अगर हमारे पास डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू आ जाए तो डेल का मान आ जाएगा ना, यानी कि यहां पे डेल 1 प्लस डेल 2 का जो मान है उन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो डेल का मान आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर हम इस डेरिवेशन में डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और इस समीकरण में हम इसको रख दें तो डेल का मान आ जाएगा। तो वही चीज हम करेंगे। तो डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यही जो प्रक्रिया लाइन में लिखी हुई है इसी को हम यहां पे और अप्लाई करेंगे। तो देखो इस पॉइंट P पर बहिष्कोण कौन सा है, I, और अंतर्भिमुखी कोण कौन से होगा इसके सम्मुख नियर, डेल 1 प्लस R1 हो जाएंगे ना पॉइंट P पे। क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, थोड़ा सा डेरिवेशन ध्यान देने वाला है। बहिष्कोण कौन सा हो गया, I, बराबर अंतर्भिमुखी कोण कौन से हो गए, डेल 1 प्लस R1, डेल 1 प्लस R1। तो डेल 1 बराबर कितना हो जाएगा इससे, I माइनस R1, एक वैल्यू तो ये आ गई अपने पास डेल 1 की, हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
ऐसे डेल टू का मान निकाल दो, तो डेल टू का मान कहाँ निकालेंगे, बिंदु क्यू पर। तो क्यू पर वही कोण कौन सा है, ई। अंतर्भूमि के कोण कौन से हो गए, डेल टू प्लस आर टू, हो गए नहीं हो गए, तो वो लिख सकते हैं बिंदु क्यू पर ई बराबर डेल टू प्लस आर टू। तो डेल टू बराबर कितना हो जाएगा, ई माइनस आर टू, समीकरण नंबर 6। तो बिंदु P और Q पे अलग 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 मान निकाल दिए, ठीक है ना। बिंदु P पर भाई कोण कौन सा है, I, अंदर के कोण कौन से हो गए, डेल वन आर वन। Q पर भाई कोण कौन सा हो गया, E, अंतर्भूमि कोण कौन से हो गए इसके, डेल टू और आर टू। जब हमने यहाँ पे ये वाली प्रक्रिया, ये वाला लाइन इसमें यहां शिफ्ट किया, तो डेल वन और डेल टू के मान आ जाएंगे यहां से। अब इन डेल वन और डेल टू के मान को कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में, ठीक है भाई। तो समीकरण नंबर 4 में हम कैसे रखेंगे वो देख लेते हैं, उसके बाद क्या इसका आंसर आता है। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। तो देखो समीकरण 4 में डेल वन व डेल टू के मान रखने पर ठीक है, रख के देखो कितना आता है। देख तो डेल बराबर, डेल वन की वैल्यू कितनी है, आई माइनस आर वन, ये तो डेल वन की वैल्यू हो गई। डेल टू की वैल्यू कितनी है, प्लस में ई माइनस आर टू, यही है ना, सॉल्व कर लो। आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई प्लस ई, तो ये हो ही जाएगा आई प्लस ई। अब इसमें से हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, यानी कि ये भी माइनस में, ये माइनस, तो माइनस तो यहां आ जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू। अब आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है, ए, तो यहां लिख सकते हैं तो आई प्लस ई माइनस ए। तो ये आपकी डेल का मान आ गया, समीकरण नंबर मान सकते हो इसको 7। तो इसी समीकरण को हम बोलते हैं विचलन कोण का समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, विचलन कोण का समीकरण। तो थोड़ा सा ये समझने वाला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का, ठीक है ना। डेरिवेशन भी और इसका प्रैक्टिकल भी है, कोण कैसे कैसे हमें लेने हैं, क्या लेना है, ठीक है ना। तो वो सारा समझने वाला मैटर है आपका, तो ध्यान से आप इसको करोगे, ठीक है। बाकी नोट्स में इसके आपको भेज दूंगा। सबसे पहले तो आप चित्र बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे कि चित्र आपको कैसे कैसे बनाना है, कौन कौन से बहिष कोण लेने हैं, कौन कौन से अंतर्भूमि की कोण लेने हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करनी है। जब आपके पास चित्र बन जाएगा, चित्र होगा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। उन्हें तो एक बार कल की जो क्लास होगी उसमें एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे, ठीक। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर कोई फायदा नहीं, कितनी बार रिपीट कर दूंगा यहाँ पे। तो करना जरूर है, कहने का मतलब, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही।